नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। ठीक है, देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का तीसरा भाग, अध्याय 1, स्थिर विद्युत। तो देखिए हम 12th के फिजिक्स के अध्याय फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए इसका भाग 3 देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है, हमने पढ़ लिया है तो इसको पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण, ये पढ़ेंगे। इसके बाद आज की क्लास में, इसके बाद विद्युत द्विध्रुव, और तीसरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की मानक मानक स्थितियां। दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अक्षीय और दूसरा पढ़ेंगे निरक्षीय। ये दो स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि मेरा कांटेक्ट नंबर है या फ़ोन नंबर है +4 78 98 31 96 एक दूसरा भी नंबर है जियो का 6261687741। ठीक है, ये सबको आप ये जब देखना चाहते हैं YouTube चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने की कृपा करें, और साथ में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और YouTube का चैनल का नाम है YouTube में रघुनाथ सर करके खोलेंगे राठौर क्लासेस में तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम इस बारे में बात करेंगे कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और उसके गुण, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव की मानक स्थितियां। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विद्युत बल रेखाएं। अब ये विद्युत बल रेखाएं क्या होती है तो देख लेते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम जानते हैं कि एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं विद्युत ध्रुव पहले, फिर उसके बाद। तो विद्युत ध्रुव बल रेखाएं की परिभाषा, विद्युत बल रेखाएं की परिभाषा। तो परिभाषा होता है, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं हैं जो निष्कोण होती हैं और साथ ही साथ जो निष्कोण हो तथा
जिसमें धन आवेश गमन कर सके। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती हैं जो निष्कोण हो तथा उस पर जिस पर धन आवेश गमन कर सके। तो देख लेते हैं भैया अब इसके बाद परिभाषा के बाद में। ठीक है, कैसे शो करेंगे। तो ये आपके पास जानते हैं ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। ठीक है, अब ये धन आवेश में क्या होता है, जो विद्युत बल रेखाएं हो बाहर की ओर जाती है। कहाँ रहती है इसकी दिशा, बाहर की ओर। विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर और इस पर अंदर की ओर आती है। ठीक है, अगर ये दोनों को अगर मिला दिया जाए, जैसे हम कहें कि ये धन आवेश है और यहाँ पर ऋण आवेश है, तो देखिएगा ध्यान से ऐसे करके गमन करता है अगर बल रेखा, तो बल रेखा कहाँ से जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, और ये अगर इधर जा रही है तो इधर जा रहा है तो ये दूर हटेगा, और अगर इधर जा रहा है तो क्या होगा भाई, ये अंदर की ओर आएगा। इस तरीके से हो जाता है आपके पास ये धन आवेश ऋण आवेश अंदर की ओर आता है बल रेखा तो ऋण आवेश भाग कहलाता है, और जब धन आवेश से बाहर की ओर जाता है वो रेखाएं कहलाता है आपके पास। तो परिभाषा हो गया, आप समझ गए इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है ये उदासीन रेखा होती है। ये जो रेखाएं बनती हैं बीचों बीच की भाग, वो उदासीन रेखा कहलाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसके बाद। अब इसके गुण में आ जाते हैं, गुण में कैसे। ठीक है, तो गुण में देखिएगा ध्यान से, हो गया, गुण आ जाते हैं, गुण को पढ़ लेते हैं इसके। ठीक है, तो गुण में पहले पढ़ लेते हैं, तो गुण पढ़ते हैं बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाएं के गुण। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के गुण, पहला है ये विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है, धन आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ से जाती हैं, ये रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ जाती हैं, ऋण आवेश तक जाती है। क्या, पहला गुण है कि ये बल रेखाएं जो होती है वो धन आवेश से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, ऋण आवेश तक जाती है। ठीक है, हो गया। दूसरा, ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्या नहीं करती, ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तीसरा, ठीक है, पहला है ये बल रेखाएं एक दूसरे धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश तक जाती है, और दूसरा है कि ये बल रेखाएं जो होती हैं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश तक जाती हैं, दूसरा एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती। ठीक है, तीसरा, ये बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान
होती है जो फैलती और सिकुड़ती है। क्या है भाई? ये बल रेखाएं एक लचकदार डोरी के समान होती हैं जो फैलती भी हैं और क्या होता है, सिकुड़ती है। ठीक है, हो गया। साथ ही साथ में ये देखते हैं, ये बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। ठीक है, ये बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। चौथा, ये बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है, हटने का प्रयास करती है। ठीक है, इसी कारण से इसमें दूर हटने के प्रयास करते हैं, इसी कारण से इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण बल होता है। ठीक है, और लास्ट है पांचवा, ये बल रेखाएं एक दूसरे के परस्पर लंबवत होती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे के, ये जो बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे के क्या होती हैं, परस्पर लंबवत होती है या निकलती है। ये है आपके पास इनके गुण। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, निष्कोण वक्र होता है जो धनावेश से शुरू होकर ऋण आवेश तक गमन करता है। कहाँ से? धनावेश से शुरू होकर कहाँ तक, ऋण आवेश तक गमन कर सकता है। ठीक है, हो गया। और दूसरा जो विद्युत बल रेखाएं हैं इसके गुण कहाँ से तक है, चार आपके गुण बता दिए गए हैं। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है जिसको पढ़ना है वो दूसरा है, उसको देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा चीज जो टॉपिक है वो दूसरा है आपके पास विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा। आपके पास दो आवेश होते हैं, एक होता है धनावेश, धनावेश जिसको कहते हैं, और एक दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, इनके बीच की दूरी जो होती है वो जानते हैं आपके पास, इनके बीच की दूरी जिसको कहते हैं 2L, और अगर बीच का ले तो ये मध्य बिंदु होता है, इसको O देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को L। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है वो सुन लेते हैं पहले। ठीक है, दो विजातीय आवेश, परिभाषा देखिएगा, दो विजातीय आवेश, दो विजातीय आवेश के बीच अल्प दूरी के बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जो नहीं, ये दो आएगा, दो विजातीय आवेश के बीच अल्प दूरी में बने निकाय को क्या कहते हैं, अल्प दूरी से, अल्प दूरी पर स्थित बने निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है भाई, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, प्लस और ऋण आवेश का दो बीच की दूरी अल्प दूरी होती है, उन दोनों निकाय को मिलाकर बना हुआ क्या कहलाता है,
विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसी पर आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परिभाषा जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करते हैं दो विजातीय आवेश के बीच की दूरी तथा एक धन आवेश के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? दो विजातीय आवेश के बीच की दूरी तथा एक धन आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण किसको, इससे किससे डिनोट करते हैं? इसे P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। और P से डिनोट करेंगे तो दो प्रभावकारी लंबाई 12, दो आवेश और इनके बीच की दूरी Q। तो P बराबर क्या हो जाएगा भाई? P बराबर हो जाएगा 2QL। ठीक है, ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का देख लीजिए ध्यान से, इसका हम विमी सूत्र निकाल लेते हैं मात्रक। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमी सूत्र निकाल लेते हैं। तो विमी सूत्र क्या होगा देख लीजिएगा ध्यान से। विमी सूत्र होगा इनका P बराबर 2QL है। ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा 2 तो विमाहीन राशि है। Q का क्या होता है? Q का होता है 80 और साथ में हो जाएगा L। ठीक है, Q का क्या होता है भाई? Q का होता है 80, क्योंकि 80 होता है देख लेते हैं एम्पियर और टाइम। तो आपके पास इसका हो जाएगा M0L, ठीक है, T और A। तो इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा? M0LTA। ठीक है, हो गया, जिसमें दो क्या होता है? दो विमाहीन राशि है। ठीक है, हो गया, इतना हो गया। ये हो गया आपके पास विमी सूत्र। मात्रक निकाल लेते हैं इसका। तो मात्रक निकलेगा तो P का मात्रक निकलेगा। तो मात्रक क्या हो जाएगा? Q का होता है कूलाम और M का होता है, L का होता है मीटर। क्या होगा भाई? 2QL का होगा 2QL। तो Q का हो जाएगा कूलाम और L का हो जाएगा मीटर। तो इसका मात्रक आया कूलाम मीटर और विमी सूत्र आया M0LTA। इस तरीके से आपके पास इतना चीज विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़ने के लिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। इसके बाद आगे हो गया, अब पढ़ते हैं मानक स्थितियां। तो पहले बता देते हैं हम विद्युत क्षेत्र, तो आपको बता देते हैं पिछले लास्ट क्लास में। अभी बता देते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। ध्यान से देखिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र नया टॉपिक है, इसको कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं पहले, फिर एक समान बताऊंगा। असमान एक समान विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र
अब विद्युत क्षेत्र में आप देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास सर्कल है, ठीक है, यहाँ आपके पास पूरा विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह भाग, ये आपके कह दीजिए विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह भाग, चारों ओर का वह भाग जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत का चारों ओर का वह भाग जहाँ तक उसके विद्युत क्षेत्र का प्रभाव रहता है वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र। इसमें प्रकार में आता है विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, और दूसरा होगा असमान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में कैसे है, देखिए ध्यान से, ये आपके पास लेयर है, ये कहलाएगा इस तरीके का अगर बनता है बराबर बराबर डिफरेंस में, बराबर बराबर डिफरेंस से बनाता है तो ये कहलाता है एक समान विद्युत क्षेत्र। अगर ये दूसरा टॉपिक, ये कहलाएगा असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अगर बीच का डिफरेंस देख लीजिए, लेयर टू लेयर है, वो कहलाएगा समान विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर बीच में बन गया तो ऊपर ज़्यादा हो गया नीचे ज़्यादा आ गया, और ये क्या कहलाता है, असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसका दोनों का उपयोग होगा आगे जब अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र आपको पढ़ाया गया, पहले विद्युत बल रेखा, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र। इतना बातें होने के बाद अब हम पढ़ते हैं जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्षीय स्थिति, या फिर कहिए विद्युत क्षेत्र की मानक स्थितियां में दो प्रकार। अक्षीय स्थिति,